जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज अपना साइंस की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 16 है। ठीक है ना। अभी तक हम लोगों ने टोटल 15 अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिए हैं। इस सेशन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका एनालिसिस करते हैं। ठीक है ना। तो आज उसी सीरीज का चैप्टर नंबर 16 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, यानी कि केमिकल रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को अपना आगे बढ़ाते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आ जाइए, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है ना। देखिए हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, यानी कि केमिकल रिएक्शन के बारे में। ठीक है ना। देखिए अगर हम बात करें तो हमारे लाइफ में, हमारे इन्वायरमेंट में रोजाना कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, कुछ ना कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे हम खाना खाते हैं, खाने का डाइजेशन होता है, ये भी एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया होता है। ठीक है। अच्छा, और कोई चीज़ जैसे मान लीजिए इन्वायरमेंट में अगर देखते हैं आप लोग, फोटोसिंथेसिस होता है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो इस तरीके से अपने इन्वायरमेंट में भी तमाम केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अगर मैं बात करूँ सीटेट यहाँ से प्रश्न कैसे बनाता है, किस टॉपिक से प्रश्न बनाता है वो सुन लीजिए। ठीक है ना। सीटेट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनाता है भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन से क्वेश्चन बनाता है। तीसरा टाइप ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, टाइप ऑफ रिएक्शन से मतलब क्या है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि डिस्प्लेसमेंट है कि डबल डिस्प्लेसमेंट है, इस तरीके से रिएक्शन ये बनाता है। ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए केमिकल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, जैसे देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए ए और बी थे, कोई प्रोडक्ट होगा, कुछ केमिकल थे, उसके बाद इनके बीच में ना एरो लगाया जाता है। एरो लगाने के बाद ये दोनों आपस में फ्यूज करके समथिंग न्यू बना लेंगे। ठीक है ना। ए प्लस बी मिल करके मान लीजिए कि ए बी बना दिए, ये कुछ बना दिए। अब इसी को बोला जाता है ना, ये केमिकल इक्वेशन है। ये क्या है, केमिकल इक्वेशन है। जब हम पदार्थों के नाम से जो उनके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे सोडियम को Na से, पोटेशियम को K से, इस तरीके से करके बाद में फिर एरो लगा करके इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है ना। और केमिकल रिएक्शन जो होती है वो दिखती नहीं है, वो देखने को नहीं मिलती, वो उसका हमें सीधा रिजल्ट देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो उसके बाद इसमें देखिए क्या होता है, ये केमिकल इक्वेशन हो गया। अब इसमें होता क्या है, ये जो एरो लगा है, एरो के जो टेल है, जो पूंछ की साइड है, इधर वाली चीजों को बोला जाता है रिएक्टेंट। ठीक है ना, यानी कि अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हो आप लोग, अभिकारक बोला जाता है। और रिएक्शन के बाद जो कुछ बनता है इसे प्रोडक्ट बोला जाता है, प्रोडक्ट या फिर उत्पाद बोला जाता है। ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गए। अच्छा, अब देखिए क्या होता है कि कुछ रिएक्शंस होती हैं ना, कुछ चीज़ें होती हैं जो इनको रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, उनको उत्प्रेरक बोलते हैं। ठीक है ना, क्या उत्प्रेरक, उत्प्रेरक बोलते हैं। अरे नहीं होता है, जैसे मान लीजिए कि दो बच्चे आपस में बतकुच्चन कर रहे हैं किसी पॉइंट को लेकर के कि तूने ये किया, तूने वो किया, बतकुच्चन चल रही थी, कोई तीसरा आता है वो चढ़ा देता, अरे नहीं मार इसको, इसने ऐसा किया था। तो वो जो तीसरा बंदा होता है ना, उनके बीच की रिएक्शन को क्या किया, पुश कर दिया, तेज करवा दिया। तो उस तीसरे बंदे को बोला जाता है क्या, उत्प्रेरक बोला जाता है। ठीक है ना। तो उसी तरीके से रासायनिक अभिक्रिया में भी क्या होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं। और कुछ होते हैं जो अगर रासायनिक अभिक्रिया की दर को धीमी करवा दे, उन्हें मंदक बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग, मंदक बोलते हैं। अभी सारी चीजें रिटन फॉर्म में है, वहां पे भी दिखा दूंगा, एक बार बस कॉन्सेप्ट को समझ लो। ठीक है ना। क्या नाम देते हैं, मंदक। जैसे मान लीजिए क्या होता है, मान लो दो लोग झगड़ रहे हैं, ठीक है ना, और मान लो मैं पहुंच गया। अब मैं उनको क्या करूंगा, अब भाई एक टीचर होगा तो वो क्या करेगा, लड़वाएगा तो नहीं, वो कहेगा कि नहीं कोई बात नहीं, ये चीजें होती रहती हैं। वो समझा करके उनके बीच जो अगर हाथापाई पे भी आ गई थी तो वो दूर दूर करवा देता है, स्लो करवा देता है। तो वो एज ए क्या काम करेगा, मंदक की तरह काम करेगा। ठीक है ना। तो आप लोगों को उत्प्रेरक समझ में आ गया, मंदक समझ में आ गया, अभिकारक समझ में आ गया और उत्पाद समझ में आ गया। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो चलिए अब हम इनके रासायनिक अभिक्रिया के टाइप को पढ़ लेते हैं, कितने टाइप की होती हैं और कैसे कैसे होती हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। देखिए सबसे पहले परिचय ही थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ। रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक या अधिक पदार्थ प्रतिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं जिनके गुण अलग होते हैं। हाँ, रासायनिक अभिक्रिया में ये भी बात होती है, उनके गुण जो होते हैं अलग होते हैं। ठीक है ना, ये याद रखना। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स लूंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब देखिए पहले हम इसी टॉपिक को अपने कंप्लीट कर लेते हैं।
यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, ठीक है ना। रासायनिक परिवर्तन एवं रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहले देखिए रासायनिक परिवर्तन की अगर मैं बात करूं, रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है जिसमें आमूलचूल परिवर्तन हो जाए। आमूलचूल मतलब का कि जो अपनी पहले कुछ था वो बाद में कुछ और ही बन जाता है। जैसे हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, H2O बना देता है, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन गैस थी, ये ऑक्सीजन थी, बाद में ये कुछ और बन गया, क्या बन गया, जल बन जाता है। तो ये क्या हो गया, ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। हाँ, ये और रासायनिक अभिक्रिया भी समझ में आ गई। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। परिवर्तन तब होता है जब किसी पदार्थ की संरचना बदल जाती है जिससे एक नया पदार्थ बन जाता है। जब पूरी संरचना ही चेंज हो जाए और कुछ नया पदार्थ बन जाए तो उसको हम किस में काउंट करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया यानी कि रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं, ठीक है ना। और देखिए रासायनिक परिवर्तन से और कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं बताता हूँ। जैसे आपसे मैं कहूँ कागज को जला दूं, अगर मान लीजिए कागज के बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं, मैंने उसको जला दिया, अब कागज से क्या बन गया, राख बन गई। अब राख वापस नहीं आएगी कागज में, क्या पॉसिबल है, कभी नहीं पॉसिबल है, ठीक है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, एक बार बनने के बाद वापस नहीं आती है, तो उसको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है ना। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हो गया। देखिए लिखने में मुझे आलस लगता है, आप लोग सुन लीजिए, ठीक है ना। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या हो गया, जैसे मान लीजिए आटे को बेल करके आपने रोटी बना दिया, रोटी पका लिया, अब रोटी वापस से आटा तो नहीं बन पाएगी, तो ये क्या हो गया, परमानेंट चेंजेस होता है और कुछ ना कुछ नया बन जाता है, तो उसी को बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया, सॉरी रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं, ठीक है ना। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में कुछ नया प्रोडक्ट बनता है, समथिंग न्यू। जैसे दूध से दही बन जाना, दूध से पनीर बन जाना, वापस ये चीज़ें नहीं बन पाती हैं। ये सोचो दही से आपका दूध बन जाए तो नहीं बनेगा, लेकिन दही से लस्सी बन जाती है, तो ये रासायनिक नहीं है, दही का एक दूसरा रूप है। अभी मैं भौतिक परिवर्तन पे भी आता हूं तो समझाता हूं आप लोगों को, ठीक है ना। तो दूध से दही बनना, ये सब क्या है, ये सब है रासायनिक परिवर्तन। ये वापस नहीं आते, इसलिए इनका जो नाम दिया गया है इरिवर्सिबल रिएक्शन यानी कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है ना। और एक आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण बताऊं जो बहुत फेमस है, क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या, लोहे पे जंग लगना। जब लोहे पे जंग लग जाता है, धीरे धीरे लोहा खत्म होने लग जाता है, तो वो वापस अपनी पुनरावस्था में कभी नहीं आता है, ठीक है ना। तो कई बार आपसे पूछता है कि लोहे पे जंग लगना किस तरह की अभिक्रिया है, तो आप कह देना, नहीं पूछेगा किस तरह का परिवर्तन है, तो आप बोलोगे कि रासायनिक परिवर्तन है। अगर ये पूछेगा कि किस तरह की अभिक्रिया है, तो आप बोलोगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, मतलब उसमें ऑक्सीकरण होता है उसका, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। इसके अगर रिएक्शन की मैं बात करूं, देखिए क्या होता है, 4Fe और +3O2 ये रिएक्ट करके 6H2O और 4Fe3 बनाते हैं, कंपाउंड बना लेते हैं, साथ में OH लगा होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, ये जंग का एक फार्मूला है, आप लोग गूगल भी कर सकते हैं, इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता। बस आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन को ध्यान रखना। क्वेश्चन आपसे अगर ये पूछता है कि लोहे पे जंग लगना किस तरह की अभिक्रिया, किस तरह का परिवर्तन, अगर वर्ड बोलता है तो बोलना रासायनिक परिवर्तन है, और कहता है अगर किस तरह की अभिक्रिया है तो बोला ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। बोल दोगे ना, ठीक है, बोलना नहीं मतलब टिक करके आ जाना। चलो इतनी बात समझ में आ गए, ओके। अगला टॉपिक आ जाता है, जैसे देखिए ये उदाहरण और बता रहे थे, बर्निंग ऑफ रिबन, मतलब कोई भी चीज अगर बर्न करता है ना, रिबन ही क्या हो गया, मैग्नीशियम बर्न कर रहा है, तो वो क्या बनाएगा, इस तरह की अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक परिवर्तन होती है, जलना वगैरह जो होती है वापस नहीं आती है, ठीक है ना। बात समझ में आ गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे आ जाता है केमिकल इक्वेशन। ये तो मैंने बता ही दिया कि रिप्रेजेंटेशन किसी भी पदार्थ के, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सोडियम से अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए, लिखवाना ही पड़ता है, सोडियम प्लस क्या होता है, क्लोरीन, क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाती है, नमक बनाती है, ठीक है ना, नमक बनाती है। तो बार बार आप ये पूरा पूरा नाम नहीं लिखोगे, आप क्या करोगे, सोडियम का छोटा सा सिंबल ले लो, Na हो गया, प्लस क्लोरीन का Cl हो गया, बाद में ये रिएक्ट करके एरो लगा दो तो ये NaCl बन गया। तो आपने ये जो रिप्रेजेंट किया है ना खूब सुंदरता के साथ उनके सिंबल्स को, इसको बोलोगे क्या, रासायनिक समीकरण बोलोगे, क्योंकि एक समीकरण का रूप दे दिया, ठीक है ना। देखिए यही है ना, किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों और सूत्रों के माध्यम से व्यक्त कर देना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। बात समझ में आ गई। चलिए बहुत समझदार हैं आप लोग।
अच्छा, आगे आ जाते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, तो इसको आपने बाद में कैसे किया, इसको फार्मूले में यहाँ पे देखिए फार्मूले की मदद से आपने बना दिया। क्या हो गया, Mg प्लस O2 लिख करके क्या बना दिया, MgO2 बना दिया। तो ये क्या हो गया, अब एक समीकरण हो गया, अभिक्रिया को समीकरण का रूप दे दिया आपने। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अभी सारे प्रीवियस ईयर करवाऊंगा तो आपका कॉन्सेप्ट और बिल्डअप होगा। अच्छा, अब आपसे पूछ रहा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अब भाई रिएक्शन जो होती है, देखिए अगर आपको रिटर्न पेपर देना होता तो उसमें ना बैलेंस करने का रूल्स होता है, उनको बैलेंस करना सिखाया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ बीच में, अगर किसी को बहुत ज़्यादा डीप में एनसीईआरटी पढ़नी है ना, तो एक पूरी एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, आप उसको पढ़ना। वहाँ पे सारे चैप्टर मैंने बहुत डिटेल में घुस घुस के पढ़ाए हैं। ठीक है ना, यहाँ मैं सीटेट को टारगेट करके पढ़ा रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन बनते हैं उसको ज़्यादा टारगेट करूँगा। ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ना है तो वो पूरी प्लेलिस्ट देख डालना, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, चलिए बैलेंस केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए क्या होता है, A प्लस बी, ये रिएक्टेंट हो गया, ए बी हो गया, तो ये इसका कहने का मतलब होता है इधर वाले जितने भी परमाणु एटम्स होते हैं, रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक के परमाणुओं की संख्या बराबर अगर उत्पाद के परमाणुओं की संख्या है तो उसी को बोला जाता है क्या, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, ऊपर शायद मैंने वो वाटर बनाने का फार्मूला गलत लिख रखा है क्या, उसको ध्यान देना, मैं समझाने पे फोकस्ड हूँ, फार्मूला दिमाग में प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या दोनों पक्षों पर क्या होता है, समान होती है। जैसे मान लीजिए क्या है, H2 प्लस O2, यही है ना, हाँ, H2 प्लस O2 से क्या बन गया, H2O बन गया। अब क्या, अब हम काउंट करेंगे, इधर देख रहे हैं हाइड्रोजन के 2 एटम है, इधर भी हाइड्रोजन के 2 एटम थे, तो हमने कहा कि दोनों हाइड्रोजन के एटम्स जो है बैलेंस है। ऑक्सीजन जब काउंट किया, इधर ऑक्सीजन जितने हैं, कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन तो इधर एक ही है, अब बैलेंस बिगड़ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कुछ ऐसा करेंगे कि बैलेंस हो जाए। अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं, तो अब मैंने क्या किया, देखिए ऑक्सीजन तो 2 गुना हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 4 गुना हो गया। फिर अब इधर भी 2 लगा दूं, तो बैलेंस रिएक्शन ये बन जाती है क्या, 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन के कंपाउंड मिलकर के 2H2O बनाएगा। तो इसी को बोला जाता है बैलेंस रिएक्शन। तो आपको ना, आपसे तो बैलेंस करवाएगा नहीं, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, आपको 4 ऑप्शन देगा, आपसे उसमें से छांटना होगा कौन सा बैलेंस है, तो इसी तरीके से उसके एटम्स काउंट कर डालना। ठीक है ना, हाँ, एक चीज ये ध्यान रखना, किसी पूरे यौगिक के पहले अगर कुछ इस तरह से लिखा है तो ये 2 इसके साथ भी काउंट होता है, ये 2 इसके साथ भी काउंट होता है, ये गलती मत करना। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, ऊपर शायद रिएक्शन में मैंने केवल ऑक्सीजन लिख दिया है, उसको 2 लगा लीजिएगा खुद से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो देखिए, हमें मुख्यतः 4 तरह के केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। हाँ, 4 तरह के, सुनते जाओ, जो जो मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनना, एकदम से याद हो जाएगा। पहला टाइप क्या होता है, पहला होता है, जैसे मान लीजिए A प्लस बी मिलकर के अगर AB बना दे, ठीक है ना, 2 या 2 से अधिक उत्पाद, उत्पाद ही तो बोला था, नहीं नहीं, अभिकारक, उत्पाद तो राइट साइड होता है, हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, सॉरी फॉर दैट। देखिए, 2 या 2 से अधिक अभिकारक जब मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि संयोजक अभिक्रिया। क्या हो गए, ए और बी दोनों क्या हो गए, आपस में संयोजित हो गए, संयोग हो गया इनका। ठीक है ना, तो कौन सा रिएक्शन हो गया, संयोग अभिक्रिया, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या हुआ, 2 प्रोडक्ट मिलकर के एक 2 रिएक्टेंट मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट दिए हैं। ठीक है ना, देखिए, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एक ही उत्पाद बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उदाहरण के लिए आपको ये दिखा दिया, केमिकल इक्वेशन में अगर आप लोगों को देखना है, जैसे मान लीजिए 2Mg हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और ऑक्सीजन मिलकर के 2MgO बन गया, तो इधर वाला देखेंगे तो एक ही यौगिक बना, इधर 2 जने हैं, 2 जने मिलकर के एक हुए हैं। ठीक है ना, तो ये कौन सा हो गया, कंबाइंड हो गए। अरे नहीं होता है कि जब कोई कपल्स बनता है, शादी वादी होते तो कॉम्बिनेशन ही तो होता है, जोड़ा बनता है ना, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक जोड़ा बनेगा। ठीक है, राइट साइड एक प्रोडक्ट दिखेगा, लेफ्ट साइड 2 या अधिक दिख सकते हैं। ठीक है ना, ज्यादातर आपसे 2 वाले ही पूछे जाते हैं। पहला टाइप आपको समझ आ गया। अब दूसरा टाइप आ जाते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है ना, जिसको कि अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। ये क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे इसमें क्या होगा, इधर साइड कोई एक बंदा रहेगा,
ठीक है ना। ये टूट करके दो लोग हो जाएंगे, डाइवोर्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो दो लोग हो गए, पहले ये कपल्स थे, बाद में ये अलग अलग हो गए। तो अब क्या हुआ देखिए, ये क्या हुए, अपघटित हुए हैं, यानी कि डिकम्पोज हुए, टूटे हैं। तो इस तरह की अभिक्रिया जब भी बनेगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है, ये टूटा किसमें, कैल्शियम के ऑक्साइड में अलग टूट गया और इससे कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकल गया। तो ये सिंगल रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट दे दिया। ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई, तो उल्टा हो गया, तो इसको डिकम्पोज बोल दिया इसने, कि क्या नाम हो गया, अपघटन अभिक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आपको पहचानने के लिए आता है, तो आप अब पहचान जाओगे, ठीक है ना। एरो के राइट में देखना दो लोग हैं, लेफ्ट में एक लोग हैं, तो कंबाइन हुए होंगे। अगर एरो के लेफ्ट में एक थे, बाद में दो लोग हो गए हैं, तो वो टूटे होंगे, तो उन्हें डिकम्पोज बोल देना, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम आ जाते हैं तीसरे टाइप पे अपने, जिसको कि बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है उसको समझ लीजिए, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझो क्या हो गया, मान लीजिए ए कोई बंदा था और प्लस यहां पे बी और सी कपल्स थे, ठीक है ना। ये ए आया, इनको क्या किया ना, बी को क्या काम किया, इसको रिप्लेस कर दिया, इसकी जगह खुद चला गया, तो ये बन गया AC और प्लस बी को अलग कर दिया। नहीं होता कई बार कि कोई अच्छा परिवार चल रहा है, कपल्स है, ठीक है ना, तीसरे बंदे की एंट्री होती है, पता चले वो हाई थोड़ा सा रिएक्टिव होता है, वह इसमें भी यही बात है। अगर ये ए हाई रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आप लोगों को पढ़ाई है, वहां देख लेना, चाहे तो NCERT सीरीज में देख लेना, चाहे इसमें सीरीज में आपको मिल जाएगा। तो अगर किसी भी कंबाइंड प्रोडक्ट के अंदर कोई हाई रिएक्टिव आएगा तो वो उसको तोड़ करके उसकी जगह खुद जुड़ जाएगा और उसको अलग कर देगा। तो इसने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, उसको हटा दिया, ठीक है ना। ए ने क्या किया, बी को उसके ही कंपोनेंट से उसको डिस्प्लेस कर दिया। इस तरह की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन, सॉरी डीकंपोजिशन ही बता रहा था ना मैं, हाँ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किया है ना, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। और क्या हुआ है, सिंगल डिस्प्लेस्ड हुआ है। अभी एक मजेदार और कहानी सुनाऊंगा। तो इसमें क्या हुआ, तीसरा बंदा आया और इसको हटा करके खुद उसके साथ अपना पेयर बना लिया और इसको अलग कर दिया। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए, अब देखिए पहले क्या था, कॉपर का सल्फेट था, CuSO4 थे, इनकी शादी हुई थी, क्या कॉपर और सल्फेट के, SO4 सल्फेट होता है, कॉपर और सल्फेट आपस में क्या किए थे, शादी किए थे। बाद में एक कॉपर से भी तगड़ा अमीर आदमी आ गया जिसका की नाम है जिंक, Zn रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है। जब ये आ गया, इसने क्या काम किया, SO4 को पैसा दिखाया, अब SO4 क्या किया ना, इसको डिवोर्स ले लिया, इसको छोड़ करके Zn से कर लिया शादी, ZnSO4 बना लिया, ठीक है ना। और क्या निकल के आ गया, कॉपर अपना अलग बैठ गया बेचारा। तो जिंक ने क्या किया, इसको डिस्प्लेस कर दिया। तो ये किस टाइप की रिएक्शन हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा कि ये क्या होती है। अभी प्रीवियस ईयर में तमाम क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, अभी दिखवाता हूं, ठीक है ना। चलिए 3 टाइप समझ में आ गया, चौथा टाइप आ जाइए। देखिए चौथा टाइप क्या होता है, ये खतरनाक लोग होते हैं। इसमें क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। एक कहता तू मेरे कपल्स को हटाएगा, मैं तेरे को हटाऊंगा, वो उसके वाले के साथ जुड़ जाता है, वो उसके साथ। कैसे समझाता हूं, जैसे मान लीजिए A और B थे और प्लस यहां पे C और D थे, ये दोनों कपल थे और ये दोनों कपल थे। अभी क्या हुआ, दोनों ही ऐसे बंदे आए, A ने इसके कंपोनेंट से, इसके यौगिक से C को हटा दिया और खुद जुड़ गया। तो C क्या काम किया, इसके साथ जुड़ गया, तो ये क्या बना देता है, AD प्लस BC। इस तरीके से रिएक्शन हो जाती है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हुआ, 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, A ने इसको भगाया तो C ने इसके वाले को भगा लिया, ठीक है ना। तो 2 बार जब डिस्प्लेसमेंट हुआ तो इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या द्विविस्थापन अभिक्रिया, या दोहरा विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। बात समझ में आ रही है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेरी गुड, अच्छे से समझ जाना चाहिए बस। अब आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए क्या है आपके सामने, AgNO3 है, ठीक है ना, इसकी रिएक्शन आ गई NaCl, NaCl2 होता है, या NaCl हो गया, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है ना, देखिए Ag जो होगा इसको भगाएगा और ये जो है इसको भगाएगा, Ag को, Ag जाकर के जुड़ जाएगा Cl के साथ, Na जुड़ जाएगा NO3 के साथ। तो ये बन जाता है क्या, AgCl2 बनाएगा, प्लस Na जो होता है NaNO3 बना लेता है, NaNO3 बना लेता है। तो देखिए दोनों ने ही एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया। तो इस तरह की अभिक्रिया को बोला जाता है क्या, डुअल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया।
तो मैंने आपको 4 टाइप की अभिक्रियाएं पढ़ाया, तो चारों समझ में आना चाहिए। कॉम्बिनेशन में इधर 2 अलग अलग व्यक्ति एक होते हैं, डिस्प्लेसमेंट में एक जोड़ा टूट करके 2 बनते हैं, 2 प्रोडक्ट बनाता है। तीसरा आता है आपको क्या बता, डिस्प्लेसमेंट बता दिया ना। उसके बाद आता है, नहीं डिस्प्लेसमेंट तो ये होता है जो 2 लोग रहते हैं, तीसरा आके हटाता है, वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है ना। वो था डिकम्पोजिशन रिएक्शन था, जो क्या करते हैं, एक पेयर टूट करके अलग होते थे, वो डिकम्पोजिशन था। डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों अलग अलग होते हैं, याद रहेगा ना। चलिए 5वां टाइप आ जाते हैं। वैसे ये 4 जो है अलग बातें हैं, अब 5वें से एक अलग क्राइटेरिया शुरू हो जाती है, हालांकि इसको मैंने टाइप में ही यहाँ लिख दिया है। इसको बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। हाँ, रेडॉक्स अभिक्रिया ही कर रहे हैं ना। इसमें पहले ही रेडॉक्स क्यों हमने पढ़ा दिया, ऑक्सीडेशन एक बार पहले समझ लो, किसी पहले ऑक्सीडेशन पढ़ लो, तभी यहाँ पे समझ पाओगे ऑक्सीडेशन और रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ठीक है ना। रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और अपचयन दोनों एक साथ होता है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है वो समझ लीजिए, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकारक अभिक्रिया, ठीक है ना। तो जब किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, जैसे हाइड्रोजन में अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये अभिक्रिया जो भी बनेगी इसको बोलेंगे ऑक्सीजन का जुड़ना, मतलब हो गया ऑक्सीकारक अभिक्रिया हो गया। जैसे क्या हो गया, Fe था, आयरन था, इसके साथ ये खुली हवा में आपने रख दिया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके FeO या FeO2 बना देता है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया। तो ये सारे उदाहरण हो गए किसके, ऑक्सीकरण के, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया ऑक्सीकरण। अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना हो गया, तो अपचयन भी याद रखना, ठीक है ना। तो ऑक्सीकरण अपचयन हो गया। अगर उसके बाद पहले इसको समझा दो जो आ गया है, सीरीज में आ गया है यहाँ। तो उसके बाद एक बात आती है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है इसको समझो। हाँ, रेडॉक्स रिएक्शन में होता है, इसमें ऑक्सीकरण यानी कि इलेक्ट्रॉन खोना और अवकरण मतलब अपचयन शामिल होते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ अकर कर जाए, क्या मैंने बोला, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा हो किसी और दूसरे वाले का अपचयन भी हो रहा हो, तो इस तरह की अभिक्रिया को बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से क्वेश्चन बनता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ऑक्सीकरण समझ में आया, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण हो गया, या फिर हाइड्रोजन निकलना भी होता है, हाइड्रोजन निकले या ऑक्सीजन जोड़े, दोनों बातें पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। दूसरा इसका उल्टा होता है अपचयन, हाइड्रोजन जुड़ना या फिर ऑक्सीजन निकलना, ठीक है ना। बात को ध्यान से सुन के कॉपी पे नोट कर लेना, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो वो अपचयन हो गया। और अगर किसी में दोनों काम एक साथ हो रहे हैं तो उसे रेडॉक्स बोल देना, ठीक है ना। जैसे देखिए Zn था, जिंक था, कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या किया, ये रिएक्ट करके ZnSO4 बनाया और कॉपर को अलग कर दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ इस तरह की अभिक्रिया क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन बोला जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। बात समझ में आ गई सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अगर देखिए किसी को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप लोगों को कई सारे एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने उसमें समझा रखा है। सर प्लेलिस्ट में जाना उसके NCERT की, उसमें सारा पूरा चैप्टर केमिकल रिएक्शन के नाम से एक एक टॉपिक को डिटेल में समझाया मैंने। अगला क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रभाव। भाई रासायनिक अभिक्रिया से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, तमाम प्रभाव पड़ते हैं। अवस्था परिवर्तन हो जाता है, चेंज इन, जैसे क्या हो गया, पानी का बर्फ का पानी में बदलना, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, अवस्था परिवर्तन हो गया। रासायनिक अभिक्रिया के प्रभाव तो ठीक है, देखिए रासायनिक अगर अभिक्रिया हो रही तो कई तरह के प्रभाव डालती है। कई टेम्परेचर बढ़ जाता है, कभी टेम्परेचर घट जाता है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना। तो क्या इस तरह के चेंजेस आते देखने को मिलते हैं। अवस्था परिवर्तन हो सकती है केमिकल रिएक्शन के बाद। चेंज इन कलर बन सकता है, बदल सकता है, ठीक है। जैसे लोहे पे जंग लगना, बाद में लोहा अगर चमकीला रहता है बाद में भूरा कलर हो जाता है उसका, ठीक है ना। चेंज इन कलर हो गया, ये तो मैंने बता दिया। 2 बार क्यों ले लिया, अच्छा। कई और देखिए क्या होता है, गैसों का उत्सर्जन, रिएक्शन होती है तो कुछ गैसें भी निकलती हैं, ठीक है ना। ये याद रखोगे आप लोग, ये इफेक्ट से कम ही क्वेश्चन बना है अभी तक सीटेट में। चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे चूना पत्थर होता है, उसको पानी में ले जाकर डाल दोगे ना, बाद में वो अपने आप बॉयल होने लगता है, हाथ डालोगे गर्म लगेगा, जलने लगेगा हाथ, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है ना। चलिए इतनी चीजें समझिए। अच्छा देखिए क्वेश्चन शुरू हो गया, एक चीज हमने लगाना छोड़ ही दिया, भौतिक परिवर्तन। नोट कर लीजिए, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज क्या होता है, पीसी। फिजिकल चेंज का मतलब होता है जब कोई पदार्थ केवल उसकी अवस्था में परिवर्तन हो, ठीक है ना, केवल अवस्था चेंज हो, कुछ नया ना बने। क्या बोला मैंने,
अवस्था चेंज हो, कुछ नया पदार्थ ना बने, ठीक है ना। न्यू की अगर बात करें तो कुछ भी नया नहीं बनता, केमिकल में नया बनता था, फिजिकल में कुछ भी नया पदार्थ नहीं बनता है। तथा एक चीज और याद रखना, ये उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय दोनों तरह की अभिक्रिया होती है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल दोनों तरह की अभिक्रिया होती है, ठीक है। कैसे? जैसे देखिए, आपने पानी था, आपके पास पानी था, पानी को आपने गर्म किया, बॉयल किया, ठीक है, बाद में वो ठंडा होकर के फिर अपनी उसी अवस्था में आ गया, तो रिवर्स होकर के वापस आ गया ना। इरिवर्सिबल कैसे होगा? जैसे कहा गया, अगर मेरे पास मान लो कोई कागज का टुकड़ा हो, अगर मैं इसको फाड़ देता हूं कागज का टुकड़ा, तो ऐसा नहीं होगा कि वो ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा, तो वो इस तरीके से क्या हो गया? इरिवर्सिबल भी हो गया। तो भौतिक परिवर्तन पूछेगा कि केवल उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, तो बोलना नहीं, केवल अनुत्क्रमणीय होता है तो नहीं, दोनों रिएक्शन दिखाता है ये। इसमें कुछ केसेस में पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में आ भी जाता है और कुछ केसेस में नहीं भी आता है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना। तो भौतिक परिवर्तन क्या हो गया? इसमें कुछ भी नया नहीं बनता, केवल अवस्था चेंज होती है, स्टेट चेंज होता है, याद रखना, ठीक है ना। अवस्था परिवर्तित होती है, उसको हम लोग किस में रखते हैं? भौतिक परिवर्तन में रखते हैं। बात समझ में आ गई? तो छोटे सा टॉपिक था, ये भी कवर हो गया होगा। अब मैं क्वेश्चन करा देता हूं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम कुछ प्रीवियस ईयर को देख लेते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो तो नहीं खींच रही है ना। चलिए, टाइम है अभी। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये बड़ा ध्यान से पढ़ना, विच इज नॉट करेक्ट, ठीक है ना। तो करेक्ट नहीं है वो हमें पूछना है। कह रहा है पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है। पाचन तो डाइजेशन तो केमिकल चेंजेस होता है, ये सही है, तो ये मेरा आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सही है, इसने नहीं वाला पूछा है आंसर में। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, ये भी सही बात है, तो ये भी आंसर नहीं है हमारा। श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है, ये भी सही बात है, तो ये भी आंसर नहीं है। क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है, क्रिस्टलाइजेशन इज अ केमिकल चेंजेस। क्रिस्टलीकरण तो भौतिक परिवर्तन में आता है, आई थिंक, क्रिस्टल बनाना। श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है। एक सेकंड मैं इसको क्रॉस चेक कर लेता हूं, थोड़ा सा 2 सेकंड का टाइम दीजिएगा मुझे, अगर अपने पास पड़ा होगा डेटा इसका। यहां पे शायद भौतिक परिवर्तन रहा होगा क्वेश्चन में। एक सेकंड का बस टाइम दीजिएगा, मैं इसको चेक कर लेता हूं। ये क्वेश्चन कहाँ से था? सही है, हाँ, तो ये सही है। इसमें हमें सही पूछना था। हाँ, क्रिस्टलीकरण ना ठोस में परिवर्तित होता है, तो यही है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रासायनिक परिवर्तन है, ये सही है, करेक्ट बात है, ठीक है ना। तो अच्छा, हमसे पूछा था सही नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है। क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन दे रखा है, ये गलत बात दे रखी है ना, तभी मैं कंफ्यूज था। अच्छा, ये देखिए नहीं वाला वर्ड परेशान करता है, ठीक है ना। तो ये अभी तक सारी स्टेटमेंट सही थे। इसने कहा क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है, जबकि क्रिस्टलीकरण वो परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। किसी चीज़ का क्रिस्टल बन जाना मतलब अवस्था परिवर्तन होता है, जैसे सॉलिड बन जाना, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो ये गलत दे रखा है, तो गलत वाला ही हमारा आंसर था। मैं ये देख रहा था कि इसे यहाँ पे ये नहीं वाले वर्ड की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, कोई बात नहीं, सॉरी फॉर दैट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। चलो, ये इंग्लिश में भी, हिंदी में मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, हिंदी वाला। देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का समुच्चय है? दूध में चीनी मिलाना, केवल मिला रहे हो ना, तो दूध में केवल चीनी मिला रहे हो, तो ये आपका क्या कह रहा है? रासायनिक परिवर्तन पूछा, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। दूध से दही का जमना, ये रासायनिक परिवर्तन है। आपके आंसर में बी ऑप्शन जरूर आना चाहिए। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें बी नहीं है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें बी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे भी बी नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो एक ही आंसर बचा, बी और सी, ठीक है ना। तो सी चेक कर लेते हैं। दूध से पनीर बनना, हाँ ये भी है। दही से लस्सी बनना, देखिए दही से लस्सी बनना ये केवल अवस्था परिवर्तन होता है। दही को केवल आप फेंटते हो, कुछ नया नहीं बनाते हो, दही ही रहता है, बस स्टेट चेंज हो जाती है उसकी। तो मैंने बताया था ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। और कई बार देखिए हमें ना ऑप्शन की हेल्प से भी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे देखिए कह रहा है व्हाट हैपन टू द वेट ऑफ एन आयरन नेल व्हेन इट रस्ट।
जब लोहे के टुकड़े पे या लोहे की कील पे जंग लगता है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए याद रखना, भार इसका बढ़ जाता है, वह बढ़ जाता है, ठीक है, याद रखना। तो कोरोजन वगैरह के बाद जो होता है वजन बढ़ जाता है। ये देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से अभिक्रिया करता है, किस तरह की अभिक्रिया करता है, ठीक है ना। तो देखिए बेरियम क्लोराइड क्या हो गया, BaCl2 प्लस किससे करवा रहे हैं, सोडियम सल्फेट, तो NaSO4। ये जब रिएक्शन करता है तो इसमें देखिए क्या होता है, बेरियम जो है बेरियम का सल्फेट बना लेता है, BaSO4 बना लेता है, और सोडियम जो है इसका क्लोरीन के साथ जुड़ करके 2NaCl बना लेता है, तो NaCl नमक बना लेता है। तो इसमें क्या हुआ, आपने ये देखा कि ये इसको विस्थापित कर दिया और ये वाला इसको विस्थापित कर दिया, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। तो R1 आपका जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। R2 को चेक कर लेते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या करता है, ये पूछा है ना, ठीक है। तो देखिए मैग्नीशियम MgO प्लस CO2, ये बनाएगा Mg, यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन करता है, ठीक है ना, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाता है, ठीक है ना। रिएक्शन यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है ना, MgO प्लस CO2, Mg और CO2 इस तरह का एक सॉल्ट बनाता है। तो ये किस तरह की अभिक्रिया करता है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो दूसरा वाला इसका संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा, कॉम्बिनेशन। यहाँ इसका ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा कैसे दे रखे हैं। अच्छा, ये वाला ना दोनों एक ही, ये वाला इसका भी सेकंड होगा, इसका भी सेकंड होगा, ये कहना चाह रहा था। वैसे ना इसको एक से भी आप ऑप्शन कर सकते थे। ये जो अभी मुझे याद है, जो पेपर में ऑप्शन दिया हुआ था वो इसके सामने लिखा हुआ था, यहाँ नीचे टाइप हो गया है, ये R2 यहाँ पे लिखे हुए थे, ठीक है ना। तो आपको एक पेयर मैच कराना था किसके साथ दोनों सही है। तो द्विविस्थापन पहला हो गया और R2 जो था ये संयोजन अभिक्रिया थी, कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाह रहा है। तो बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से रिएक्शन करके क्या करता है, द्विविस्थापन करता है, डबल डिस्प्लेसमेंट करता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या करता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन करता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ चलते हैं, अगला क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़िए क्या कहना चाह रहा है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है नीचे दिए गए कथन पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अभी कथन आपके सामने दे रखा है, कागज के एक टुकड़े का जलकर राख में परिवर्तन होना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ये बात सही है, बिल्कुल मैंने बताया था ना, कागज को जलाओगे तो कुछ नया बन जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई भी सोचने वाली बात है ही नहीं। कारण क्या दे रखा है इसका, कागज के टुकड़े का जलना अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ये भी सही बात है। लेकिन क्या इससे कोई लेना देना है, कोई सेंस बन रहा है, कागज जल करके कुछ नया बना रहा है, कह रहा है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इससे अनुत्क्रमणीय है कि नहीं है, इससे जल करके नए बनने पे कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब कथन भी सही है, कारक भी सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड कोई भी बात नहीं कही गई है, ठीक है ना। बात समझ में आया। आप एक बार खुद सोच के देखिए, कागज के टुकड़े का जलना अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, इसलिए थोड़ी ये बात होती है। जब भी कभी आपको ये देखना हो कि कोई कथन जो है, कोई कारण जो है कथन को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उस सिचुएशन में ना ऐसे पढ़ा करो, कारण पढ़ने के बाद इसलिए वर्ड जोड़ के कथन पढ़ो। अगर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ऐसा हो रहा है, तो जाकर के वो सही माना जाता है। जैसे कागज के टुकड़े का जलना अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, इसलिए कागज के टुकड़े का जलकर राख में परिवर्तन होना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। ऐसा नहीं होता, इसकी वजह से थोड़ी है। रासायनिक परिवर्तन होता है तब जाकर के ये होता है, उल्टा लिखा हुआ है। तो ये एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, तो आपका दोनों सही है। ये सही व्याख्या नहीं कर रहा है तो ये वाला सही हो जाएगा, सही व्याख्या करता है, ठीक है ना, सॉरी नहीं करता है, सही व्याख्या नहीं कर रहा है। चलिए ऑप्शन 3 और 4 यहाँ पे लगे हुए हैं, तो इनमें तो है ही नहीं आंसर, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। थोड़े से देखिए क्या होता है, सीटेट ना इसको टाइप करवाना अपने आप में बड़ी बात होती है। इसमें प्रश्न इतने बड़े बड़े दिखे होते हैं कि सारी चीज़ें एक स्क्रीन पे आ ही नहीं पाती हैं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये वाला देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, आपको सही कथन पकड़ना है। मक्खन का पिघलना एक रासायनिक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। मक्खन केवल पिघल रहा है, उसका अवस्था बदल रहा है, तो ये रासायनिक नहीं हुआ, ये तो केमिकल हो गया, ये कट गया। तो आपके आंसर में ए नहीं आना चाहिए, तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। तो ये वाला तो कट गया, ऑप्शन में होना नहीं चाहिए।
बी देखते हैं, कह रहा है चीनी का क्रिस्टलीकरण एक भौतिक और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। देखिए भौतिक है ये बात सही है, लेकिन अनुत्क्रमणीय नहीं है, ये उत्क्रमणीय होता है, ठीक है ना। तो ये भी आपका गलत हो गया। तो बी वाले सारे ऑप्शन कट के जहां जहां भी दिख रहा है, तो एक ही बचा केवल सी। तो सी क्या कह रहा है, आयोडीन का वाष्पीकरण एक भौतिक परिवर्तन है, ये बिल्कुल सही बात है। तो ओनली सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो मैं एडजस्ट कर देता हूं, देखिए अब ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, इसके बाद और क्वेश्चन है। ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और अगर आप लोगों ने यहां तक वीडियो को देखा है तो प्लीज एक कमेंट और एक लाइक जरूर कर देना, और हो सके तो दोस्तों को शेयर भी कर देना, ठीक है ना। क्योंकि कंटेंट को बहुत नेचुरल तरीके से मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल फ्री रहेगा पूरा साल, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक जितने भी मैराथन्स हो गए सारी चीज़ें करवाऊंगा, एकदम पेड बैच की तरह कराता हूँ। अगर आपको फीडबैक चेक करना है तो पिछले सीटेट और उसके पिछले के पिछले दोनों तीनों चेक कर सकते हैं। सारा डेटा यहाँ पड़ा हुआ है, बच्चों के बहुत अच्छे फीडबैक भी रहे हैं। आप में से भी कुछ बच्चे लेट लपेट जुड़े होंगे जो उनको भी चीज़ें पता होंगी, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है, पढ़ देता हूं क्या है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समूह भौतिक परिवर्तन को समाहित करता है। तो देखिए ये आप होमवर्क में बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। सारे ऑप्शन मैं लगा देता हूं, पढ़ लीजिए। भौतिक परिवर्तन एक बार फिर समझा देता हूं, इसमें कुछ नया नहीं बनेगा, बात समझ रखना। उसी चीज को कुछ अवस्था परिवर्तित होगी बस, ठीक है ना। तो ये होमवर्क रहेगा, और कमेंट करके होमवर्क का आंसर जरूर बताइएगा कि कौन सा इसका ऑप्शन सही है, ठीक है। और बाकी इसी तरीके से आपका पूरा कोर्स चलता रहेगा। जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आता है उसकी भी वीडियो आ जाएगी। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एक लाइक करके जाइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।